पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जब एक जगह पे बैठा हुआ था तब वहां पर ज़ेंघाओ आ जाता है जो वांग को देखकर हैरान था। उसे पता चल चुका था कि वांग कोई मामूली बंदा तो नहीं है, तो मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। वो उसके साथ कुछ डील कर लेता है कि चलो हम दोनों साथ हो जाते हैं और यहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ट्रेजर होंगे उसे एक साथ आपस में बांट लेंगे। वांग उसकी इस शर्त पे मान चुका था और वो दोनों वहां से सेलेस्टियल ट्रेजर को लेने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वहां पर कुछ ट्रेजर भी मिले थे जैसे कि जेड हो गया, स्वॉर्ड हो गई और कुछ आयरन के टुकड़े थे। वो सभी जैसे वो ले रहे थे कि तभी वहां पर वो ड्रैगन पहुंच जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। वांग तो फट से वहां से भाग जाता है लेकिन ज़ेंघा वहीं पर फंस चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जैसे ही उस फ्रेगमेंट वाले हिस्से से बाहर निकल कर आया था वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ आने के बाद उसने फट से हजारों की तादाद में वॉन्डरिंग सोल को रिलीज कर दिया था ताकि वो सोल उसे आसपास जितना भी खतरा होगा उससे प्रोटेक्ट कर सके। पूरा फ्रेगमेंट टूटने की वजह से वांग बड़ी मुश्किल से भागकर यहाँ पर आया था तो उसकी काफी ज्यादा पावर कम हो चुकी थी। वो खुद को रिकवर करने के लिए वहां पर फट से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है ताकि जितनी भी पावर वो खोया है उन सभी को रिकवर कर सके। लेकिन वहां खड़े जो बाकी लोग थे वो लोग वांग को देखकर हैरान रह जाते कि आखिर ये बंदा है कौन और इसका यहाँ पर आने का इंटेंशन क्या था, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो जितने भी वहां पर मौजूद बंदे थे वो सभी वांग की तरफ जाने लगते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालें, इससे पहले कि ये काम वांग उनके साथ ना कर दे। एक के बाद एक करते हुए जितने भी बंदे थे सभी वांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन पहले वो अटैक वॉन्डरिंग सोल खुद पर झेल रही थी ताकि वांग को कुछ ना हो। जितने भी बंदे वहां पर आए हुए थे सारी की सारी वॉन्डरिंग सोल उनके ऊपर झपट पड़ती है और नोच कर खाना शुरू कर देती है उन लोगों को। और इसके बाद होना क्या था, कुछ लोगों को ऐसे नोच कर खाता हुआ देखकर बाकी जो बंदे थे वो लोग फट से वहां से भाग निकलते हैं कि नहीं भाई ये लोग तो शैतान है, कितना बेरहमी से नोच कर खा रही है, हमें भी यहाँ पर खा जाएगी। इसलिए आधे लोग वहां से डर कर ही भाग चुके थे। वांग भी काफी ज्यादा गुस्से में वहां पर बैठा हुआ था और खुद की कल्टीवेशन कर रहा था। इस चीज को देखकर वो सोल भी घबरा जाता है कि अरे मास्टर इतना गुस्से वाला लुक मत दो, मेरी भी फट रही है। वांग कहता तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो, मुझे खुद को जल्द से जल्द रिकवर करना है। मैं अपनी काफी पावर को खो चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं खुद को रिकवर कर लूंगा। इस वजह से वो जो सोल होता है वो भी वांग की बॉडी के अंदर चला जाता है ताकि उसको रिकवर करने में और ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सके। जैसे ही वांग खुद को रिकवर कर रहा था वहां पर वही बंदा आ जाता है जिस बंदे को हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा था जो वांग के साथ ही इमॉर्टल रैम के अंदर एंट्री मारा था। वो यहाँ पर आने के बाद वांग से कह रहा था कि मेरे साथी कल्टीवेटर क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता। वांग उसको देखकर हैरान रह जाते कि यार ये डीमन कहाँ से आ गया, अब इसको क्या चाहिए मुझसे? अच्छा भला खुद को रिकवर कर रहा था, ये कौन से काम में टांग अड़ाने के लिए आ गया? वांग उसको बता देता है कि मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आया, पूरा फ्रेगमेंट वाला वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो कल्टीवेशन करने के लिए। ये सुनकर वो जो डीमन था एकदम हैरान रह जाता है कि अरे पूरा का पूरा फ्रेगमेंट वाला वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया और तुम उसमें से जिंदा बचकर आ गए, क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल कमाल के हो। इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकालना मामूली लोगों का काम नहीं है, वो बहुत ही कमाल का बंदा ही कर सकता है। मैं ट्रोल ट्राइब का लीडर तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करता हूँ तुम्हारी इस कारनामे पर। क्या पता तुम मेरा ग्रीट एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तुम्हें रिस्पेक्ट दिखा दी जो तुमने किया। उसके बाद वो जो डीमन था वांग को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतनी आसानी से पूरा का पूरा फ्रेगमेंट वाले वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ गया। मैंने सुना है ना कि एक बंदा है जो इमॉर्टल रैंक के अंदर आया है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं वो बंदा यही तो नहीं हो सकता कि ये वही हो। इसकी पावर भी देखकर लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पे तो होगा ही, उससे नीचे नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा ही इस तरह की वॉन्डरिंग सोल को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसने कितनी सारी वॉन्डरिंग सोल को अपने कंट्रोल में लिया है, इसका मतलब साफ है कि इसकी कल्टीवेशन भी अच्छी होगी। वैसे इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा कम लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने बहुत जल्दी उम्र में ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। बड़ा ही कमाल का बंदा लग रहा है ये जहां से भी आता होगा ना उसकी जो कंट्री होगी वो लेवल 5 की कंट्री तो होने ही वाली है और वहां का ये कोई कोर डिसैपल होगा, उससे नीचे तो नहीं होने वाला ये। इसलिए वो जो डीमन था वांग से कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना तो पहले इन वॉन्डरिंग सोल को अंदर रख लो, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, बस आपस में बातचीत करने के लिए आया हूँ। इसलिए वांग अपनी जितनी भी वॉन्डरिंग सोल होती है उन सभी को रिटर्न अपने पास ही रख लेता है ताकि देख सके कि असल में ये बंदा मुझसे बात क्या करना चाहता है। इसके बाद वो जो डीमन था वांग से कह रहा था कि मुझे लगता है तुम सुजाको प्लैनेट से आते हो और मैं भी सुजाको प्लैनेट का ही एक मेंबर हूँ, तो हम दोनों जब एक ही प्लैनेट से आते हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद कर दें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। वो अपने पास से एक जेड निकालता है और वांग को देते हुए कहता है कि जरा इससे देखो, इसको देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या बात करने के लिए आया हूँ। वांग जैसे ही उस जेड के अंदर देखता है उसे कोई अलग ही वर्ल्ड दिखाई देता है जो वर्ल्ड बहुत ज्यादा सुंदर था, ऐसी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां पर समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर एक छोटा सा टापू था और टापू के अंदर एक कॉफिन रखा हुआ था जिस कॉफिन पे 3 डिवाइन स्वॉर्ड होती है, वही तरह की डिवाइन स्वॉर्ड जो वांग को अभी उस फ्रेगमेंट वाले वर्ल्ड में एक दिखाई दी थी जिसे लेने के चक्कर में वो बंदा भी मारा गया। वो स्वॉर्ड एक नहीं बल्कि
के 3-3 होती है यहाँ पर। वांग एकदम हैरान रह जाता है कि क्या सच में इमॉर्टल रैंक के अंदर भी कोई इस तरह की जगह है? ये तो पूरे ट्रेजर से भरी हुई है, ये जगह सच में कमाल की है। वो जो डीमन था वांग से कहता है कि तुम्हें पता है ये जगह ना एकदम एक्सीडेंटली मेरे जो एंसेस्टर है उन्होंने ढूंढी थी। वो बहुत साल पहले आए थे इस इमॉर्टल रैम के अंदर, तो यहाँ आने के बाद उन्हें अचानक से ये जगह मिल गई थी। वो वहाँ पर जा तो नहीं पाए थे क्योंकि उस जगह को हजारों की तादाद में बीस्ट वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उस जगह पर जहाँ वो कॉफिन रखा हुआ है वहां तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। मेरे एंसेस्टर को पता चल गया था कि वो अकेले तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उस कॉफिन को हाथ तक नहीं लगाया और वो वहां से रिटर्न आ गए। लेकिन जो भी चीज उन्होंने वहां पर देखी थी ना, उस सब की जानकारी इस जेड के अंदर डाल दी ताकि उनके जो सेट का आगे के मेंबर आएंगे, क्या पता कभी फ्यूचर में वो लोग इस जगह पर पहुंच जाए तो वो लोग उस ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं। वही जेड आज मेरे हाथों में है। तो अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो जगह पर जाना है। वांग कहता है देखो वो जगह ना तुम्हारे एंसेस्टर ने करीब 50 या 100 जितने भी साल हो सकते हैं उतना पहले ढूंढी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि उससे पहले कोई इमॉर्टल लैंड के अंदर जाकर उस जगह का ट्रेजर नहीं ले लिया होगा? हो सकता है कि पहले कोई चला गया हो और हम वहां पर जाए तो वहां पर कुछ भी ना हो। लेकिन वो डीमन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बात का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि वो जगह कोई मामूली जगह है ही नहीं, वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए उस बात की टेंशन तुम मत लो कि हमसे पहले भी कोई वहां पर पहुंच गया होगा, वहां कोई नहीं गया होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ आप चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वांग कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ, इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं? जगह तो कमाल की लग रही थी, लेकिन भरोसे के लायक का बंदा है कि नहीं है ये? वांग कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने खतरनाक जगह पर सिर्फ हम दोनों जाकर वहां से ट्रेजर ला सकते हैं। हमें और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, 2 बंदे काफी नहीं होंगे। जिस पर वो डीमन कहता है कि उसकी टेंशन आप क्यों लेते हैं, मैंने एक और बंदे से बात करके रखी है। हम दोनों अगर रेडी हो जाते हैं ना तो वो तीसरा वाला बंदा भी आ जाएगा, तो हम तीनों जाएंगे वहां पर। अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपका मन बनाना कि आप मेरे साथ उस जगह पर जाना चाहते हैं तो ये वाला जेट आप रखिए। जब भी आपको जाना होगा तो डायरेक्ट ये जेट आपको मेरी जगह पर पहुंचा देगा जहाँ पर मैं खड़ा रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ऑफर पसंद आएगा और आप इस ऑफर पे इनकार नहीं करेंगे और आप मेरे साथ चलने के लिए रेडी होंगे। इतना कहने के बाद वो बंदा वहां से जा चुका था। उसके जाते साथ ही वांग फिर से अपनी वॉन्डरिंग सोल को रिलीज करता है और उसका सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है ताकि इस बार दोबारा से उसको रिकवर खुद को करने में कोई रोक ना सके। वांग कहता है बंदे का काम तो बड़ा रिस्क वाला था, मेरा करने का उतना मन तो नहीं कर रहा है। इसके बाद वांग फिर से वहां पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ठीक तरह से खुद को रिकवर नहीं कर पा रहा था। काफी बार उसकी ही कल्टीवेशन उस पर बैकफायर करती है, जिस वजह से वांग की और ज्यादा हालत खराब होने लग गई थी। वांग उसी इमॉर्टल स्पिरिट को बाहर निकालता है जो उसे इमॉर्टल रैंक के अंदर से मिली थी, लेकिन वो उसको भी कंडेंस नहीं कर पा रहा था। वांग कहता है कि जरूर ये जो इमॉर्टल स्पिरिट है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के जो लेटेस्ट स्टेज पे होगा उसको ही ज्यादा हेल्प करती होगी ताकि वो उसके आगे वाले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन ये तो अभी मुझ पे बैकफायर करते जा रही है, रिकवर करने के बजाय। मैं फोर्सफुली अगर इसको यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करूँ ना तो ये पक्का मेरी सोल को डैमेज कर देगी। इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है ये। चलो हटाओ, फिर अगर ये मेरी काम नहीं आती तो मेरे को 2 चीज मिली है ना सेलेस्टियल रैल्म के अंदर से, जहाँ पे मैं फ्रैगमेंट वाली जगह पर गया था। एक जेड मिला था और एक वो आयरन का टुकड़ा भी मिला था जो मुझे पहले टाइम पे स्केलेटन के पास से मिला था। वो दोनों चीज को वहां पर निकाल कर चेक कर रहा था कि कौन सी चीज यहाँ पर मुझे रिकवर कर सकती है और मुझे पावर दे सकती है, क्योंकि उसके बारे में वांग को कोई जानकारी नहीं थी कि ये चीज क्या है और ये किस तरह से काम आती है। वांग को सबसे पहले जो वो जेड मिला था उसको देखकर वांग कहता है कि नहीं, इसकी पावर मुझे थोड़ी सी ज्यादा हाई लग रही है, तो मैं इसको तभी इस्तेमाल करूंगा जब मेरे पास ना बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। तो उससे पहले इसका अभी इस्तेमाल करके इसको वेस्ट कर देना मेरे ख्याल से सही चीज नहीं लग रही। तो मैं दूसरी वाली चीज को देखता हूँ। दूसरी वाली चीज वही थी जो वांग ने अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर लगा हुआ सील तोड़ा था और उसके अंदर से उस जेड को निकाला था। तो वो चीज को देख रहा होता है कि ये चीज क्या है। उस चीज को देखकर वांग कहता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिफेंसिव टेक्निक होगी जो कभी मुझ पे खतरा आ जाए तो मुझे डिफेंस करने में काम आएगी। फिर ठीक है, मैं इसको ही कल्टीवेट कर लेता हूँ, देखता हूँ ये क्या है। इसके बाद वांग उसी जेड को वहां पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने उसके अंदर अपनी पावर को डाला था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लेटर वगैरह बाहर निकल कर आने लगते हैं, मानो कि यहाँ पर वो एक कोई टेक्निक को अपने आप ही उन लेटर की मदद से लिख रहे हो। वांग कहता है अच्छा, तो ये जो जेड है ना वो किसी पुराने टाइम के इमॉर्टल ने अपने हाथों से बनाया है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इसके अंदर डालकर। तो उसका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस इसके अंदर डाला हुआ है। चलो अच्छी चीज है ये। हो सकता है कि जिसका वो स्केलेटन था वही बंदे ने इस जेड को बनाया हो। जितनी भी वो टेक्निक के लेटर वगैरह लिखे हुए थे वो वांग के माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वांग उसी जेड वाले वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर तो पूरे लेटर बिल्कुल हवा में ही तैरने लग जाते हैं। वो पूरे लेटर के अंदर घिर चुका था। वांग को समझ नहीं आता कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये हो क्या रहा है। लेकिन वांग को सोच समझ पाता वहां पर एक बंदा बाहर निकल कर आ रहा होता है और जो एकदम जोर जोर से हंस रहा था। हंसते हुए वो बाहर निकल कर आता है और वांग से कहता है कि मेरा नाम त्यान बाओ है और मैं इसी जेड के अंदर रहा करता था। इसको मैंने ही अपने
अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाया है, ये इतना ज्यादा हाई लेवल का पावरफुल वेपन है ना, जिसके अंदर प्योर हेवन और अर्थ की पावर को रखा गया है। तुम्हारे हाथ में समझो कि ये खजाना लग चुका है। इतनी कमाल की चीज है ये, वहां को कुछ समझ नहीं आता कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है और वो किस टेक्निक की बात कर रहा है। लेकिन तियान बाओ आगे कुछ बता पाता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।